अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। पहला एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स और दूसरे का नाम है ट्रांसडेक्शन। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। उन्होंने बताया था, उन्होंने ये कब किया था, 1928 में किया था। और उन्होंने जिस बैक्टीरिया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर डिप्लोकोकस निमोनी, मतलब कि दोनों ही उसने स्पीसीज को देखा था। डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दोनों ही स्पीसीज में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अगर हम बात करते हैं इसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन्स ली थी। एक स्ट्रेन जो थी उसको हमने एस टाइप बोला था, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल वॉल प्रेजेंट थी बैक्टीरिया की। जबकि दूसरी जो बैक्टीरिया था उसके ऊपर ये स्मूथ वॉल जो कैप्सूल की बनी हुई होती है ये प्रेजेंट नहीं थी, मीन्स विदाउट कैप्सूल वॉल था, जिसको हमने आर टाइप बोला था। तो बैक्टीरिया दो कौन सा लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एक एस टाइप है और एक आर टाइप है। उसने बोला कि जो एस टाइप वाले जितने भी होते हैं ये वायरुलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? वायरुलेंट होते हैं, मतलब कि डिजीज कॉज करते हैं। कौन सी डिजीज कॉज करेंगे? निमोनिया। कौन सी करेंगे? निमोनिया कॉज करेंगे। जबकि जो नॉन वायरुलेंट जो होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ये डिजीज को कॉज नहीं करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इसी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने उतारा। उन्होंने क्या करा कि जो वायरुलेंट जो एस वाले थे उसको किसके अंदर, चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, माइस के अंदर, जिससे चूहे को क्या हो गया, निमोनिया हो गया और चूहा क्या हो गया, मर गया। जब उन्होंने आर वाला जो नॉन वायरुलेंट है, जो नॉन पैथोजेनिक है, जब उसको इंसर्ट कराया तो बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहा। क्यों? क्योंकि उसने क्या नहीं कॉज करी, डिजीज नहीं कॉज करी। इसके बाद उसने क्या किया, एस वाले बैक्टीरिया को तो लिया लेकिन उसको क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। मतलब कि एस वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट करने से पहले उसने क्या किया, उसको गर्म किया। गर्म करने से उसकी कैप्सूल की वॉल जो है वो ब्रेक हो गई और ब्रेक होने के बाद जब उसने इंजेक्ट कराया तो बैक्टीरिया जो है वो एब्सेंट पाए गए माइस के अंदर, मीन्स उसको निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन जब इसने एस और आर दोनों को मिक्स करके किसके अंदर डाला, चूहे के अंदर डाला, तो इस बार इसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया। अब जब उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस एक्सपेरिमेंट्स का उसने रिजल्ट देखा। जब उसने रिजल्ट देखा तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ सिम्टम्स, जो अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स जो थे वो निमोनिया के डेवलप कर गए थे। किस वजह से? ताकि जो एस टाइप की सेल्स है वो क्या कर सके, निमोनिया कॉज कर सके। उन्होंने कंक्लूजन यानी उन्होंने बोला कि जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया थे वो आर टाइप में, उनमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिससे वो किस में कन्वर्ट हो गए, एस टाइप में कन्वर्ट हो गए। आर टाइप जो बैक्टीरिया है वो किस में कन्वर्ट हो गए, एस टाइप में कन्वर्ट हो गए। लेकिन वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाए थे, समझा नहीं पाए थे। और क्योंकि यहाँ पर एस आर वाले एस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रिंसिपल को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया था। इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स को या ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बायोलॉजिकली डिटरमाइन किया। उनके नाम था ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकार्टी। एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को वापस किया और वापस करने के बाद उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो हीट किल्ड वाले हैं, चाहे इनके अंदर डीएनए हो या आरएनए हो या प्रोटीन हो, कुछ भी प्रेजेंट होता है हीट किल्ड वाले में, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती। केवल और केवल क्या ट्रांसफॉर्म होता है, डीएनए। तो एस टाइप का डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर टाइप सेल्स का जो में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो किस में कन्वर्ट होती, एस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस बिहार पर उन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो कैसा मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हर्शे और चेज ने किया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें जिसकी हेल्प ली थी वो था बैक्टीरियोफेज। क्या था? बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसने क्या प्रूव किया था, डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये है क्या, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एक टेबल देखेंगे, केवल कंक्लूजन समझेंगे है क्या। सबसे पहले एक तो बैक्टीरियोफेज वायरस आया, वो बैक्टीरिया सेल के ऊपर क्या हुआ, अटैच्ड हुआ। इसने क्या किया, अपने डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो गया और इनकॉर्पोरेट होने के बाद में अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाएंगी। या तो हो सकता है ये अपनी कॉलोनी बनाए या अपने जैसा ही एक बैक्टीरिया बनाए। ठीक, अगर अपनी कॉलोनी बनाकर रहता है मीन्स अपने जैसे ही वायरस बनाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइफिंग साइकिल, क्योंकि एक टाइम ये बैक्टीरिया के अंदर वायरस बना देगा और वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिस वजह से वो बैक्टीरिया जो है
बैक्टीरिया की सेल वॉल फट जाएगी और वायरस से सारे बाहर निकल जाएगी। ये लाइटिक साइकिल होती है। और जब वायरस इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर पहुंचता है और केवल डीएनए चेंज करता है बैक्टीरिया का, तो सेम बैक्टीरिया तो वही रहता है, लेकिन उसके जैसे ही हम नए तरह के बैक्टीरिया बनने लगते हैं जिसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों का डीएनए पाया जाता है। ठीक, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में हर्शे और चेज ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब इनको ये तो नहीं पता था कि क्या चीज़ जा रही है, किस तरीके से डीएनए चेंज हो रहा है बैक्टीरिया का, तो इन्होंने क्या किया, दो चीज़ें ली। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, सल्फर, S35 वाला सल्फर लिया, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर कैप्सूल की जो वॉल होती है वायरस की, तो वहाँ पर क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने सल्फर को लिया और सल्फर किसके अंदर इंजेक्ट करा दिया, बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज के कहाँ पहुँच गया, हेड वाले रीजन में जो कैप्सूल वॉल होती है वहाँ पहुँच गया। दूसरी चीज़ इन्होंने ली फॉस्फोरस 32, क्योंकि आपको पता है डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, बी, एस और पी। पी मतलब फॉस्फेट, फॉस्फेट वहाँ डीएनए पर जाकर क्या जुड़ गया, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जुड़ गया। सेम प्रोसीजर चला, सेम प्रोसीजर चलने के बाद में क्या बन गई, न्यू कॉलोनी बन गई। क्या बन गई, न्यू कॉलोनी बन गई। जब ये न्यू कॉलोनी बनी है तो इन्होंने पाया कि कैप्सूल की वॉल तो बाहर रह गई, इसके मतलब कि जो S35 वाला था वो केवल बाहर रह गया, अंदर कौन पहुंचा, डीएनए पहुंचा। ये कब समझ में आया, जब उन्होंने नए जो बैक्टीरिया बने थे उनके अंदर जब देखा तो वहां पर P32 वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया। और P32 रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो किसके साथ जुड़ा है, रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ में जुड़ा, किसके, वायरस के। तो इसके मतलब कि वायरस का केवल और केवल कौन सी चीज़ अंदर जाती है, केवल और केवल डीएनए अंदर जाता है। ठीक, इस चीज़ को उन्होंने कंक्लूजन निकाला और प्रूव किया कि किस तरीके से डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वायरस से कहाँ पास होता है, बैक्टीरिया में। जब क्या नहीं पास होती है, प्रोटीन नहीं पास होती है। अब हम लोग बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए की बात करते हैं। आरएनए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, इन सभी जगह क्या पाया जाता है, हमारा आरएनए पाया जाता है। अगर हम देखें तो आरएनए दो तरीके से प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पर ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है और कहीं कहीं पर ये नॉन जेनेटिक तरीके से बिहेव करता है। मीन्स वहाँ पर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भले ही न ट्रांसफर कर सके, लेकिन उसमें क्या करता है, किसी एनिमल की बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करने में मदद करता है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जो देखा गया था, जो एविडेंसेस के रूप में प्रेजेंट था, वो हमारा था आरएनए। ठीक, ये क्या बताया गया था कि दुनिया में कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेसेस होती है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, वो कहीं ना कहीं किसके चारों तरफ घूमती है, आरएनए के चारों तरफ घूमती है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है, कई सारे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर किसी के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करता है तो वो कैसा होता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आरएनए होता है। अगर हम बात करते हैं इसके आरएनए जब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन जब इसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो बहुत सारे केमिकल मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ आरएनए। आरएनए सेम उसी तरीके से बना होता है जिस तरीके से डीएनए, बस डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, यहाँ पर कौन सी होती है, राइबोज शुगर होती है। फॉस्फोरिक एसिड सेम होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और पैराबिडीन दोनों ही होती है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होगा, पैराबिडीन में यहाँ पर थाइमीन की जगह क्या आ जाता है, बस यूरासिल आ जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की, तो आरएनए अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल होता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड किसकी द्वारा जुड़ा रहता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, किसके द्वारा जुड़ा रहता है, फॉस्फोडाइ मीन्स बीएसपी में पी जो जोड़ रहे हैं ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं। अगर हम देखें हर एक न्यूक्लियोटाइड पर एक OH ग्रुप होता है, ठीक, जो हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट रहता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल अगर हम बात करें तो एनिमल वायरसेस और प्लांट वायरसेस दोनों में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कौन सी आई थी, आरएनए आई थी। सबसे पहले पहचानी कौन सी गई, आरएनए, आरआरएनए। इंटरमीडिएट आरएनए कौन सा होता है, टीआरएनए। इंटरमीडिएट का मतलब है कि जो दो तरह से फंक्शन कर रहा है। तो ये हम लोग आगे समझेंगे किस तरीके से। अब हम लोग आरएनए को तीनों टाइप के आरएनए को हम लोग एक साथ इसको स्टडी करते हैं।
जैसे अगर हम बात करें तो mRNA का क्या मतलब होता है, क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले mRNA जो होता है वो प्रोवाइड टेम्पलेट, मीन्स किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वो बेस के रूप में काम करता है। मीन्स डीएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा वो हमारा कौन होगा, mRNA होगा। तो एज ए टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। mRNA का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन पाया कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में। mRNA की डिस्कवरी किसने करी, जैकब और मोनड ने। mRNA के अंदर अगर हम देखें तो mRNA के लिए फॉर्मेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम होता है, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, hnRNA इसको क्या करता है, लाने का काम करता है। ये यूकैरियोटिक की बात हो रही है। अगर हम बात करें टोटल RNA, हम अगर बॉडी के अंदर 100% है तो टोटल RNA का कितना परसेंट होता है, 3 से 5%, 3 to 5% है, ये डैश लगा हुआ है, 3 to 5% होता है। मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 5 लाख होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। अगर हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की बात करते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है, जब हम लोग सेंट्रीफ्यूग मशीन में इस सारे RNAs को रख देंगे तो जिस RNA पर ये रुकता है या जिस पोजीशन पर ये रुकता है तो वो हमारा सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहलाता है। अगर हम देखें तो mRNA का जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है वो कितना होता है, 8s। ये 85 नहीं लिखा हुआ है, ये 8s लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 8s लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो एक mRNA, नंबर ऑफ बेसिस इन mRNA, मतलब कितने mRNA, एक mRNA में कितने बेसिस होते हैं, तो 900 से लेकर 1500 तक बेसिस प्रेजेंट होते हैं। 3 बेसिस अगर एक साथ जुड़ जाएंगे, हमने कह दिया कि 900 से 1500 बेसिस, और इनमें से अगर 3 बेस एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। अब लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट के अंदर 2 मिनट तक mRNA लिविंग रहता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर 1 से 4 आवर रहता है। अब हम लोग बात करते हैं rRNA की। rRNA स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल के लिए होता है बॉडी के अंदर, मीन्स ये कुछ ना कुछ बनाने का काम करता है या कैटालिटिक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। rRNA को बनाने के लिए अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में और राइबोसोम में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी कुहनलैंड ने की थी। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो इस RNA को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे 28S हो, 18S हो या 5.8S हो, ये सारे के सारे जो है वो RNA पॉलीमरेज के जो जिनमें rRNA प्रेजेंट होता है इसको बनाने में हेल्प करते हैं। टोटल RNA का कितना परसेंट होता है, 80% होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा है कौन सा RNA पाया जाता है तो आप बता सकते हो कि rRNA पाया जाता है। मॉलिकुलर वेट 40,000 से 1 मिलियन होता है। मोस्ट अनस्टेबल था, ये मोर स्टेबल होता है। सिंगल होता है, मतलब कि ये कभी भी डबल नहीं पाया जाएगा, ये हमेशा सिंगल प्रेजेंट होगा। लेकिन जब कभी भी ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाता है, जहाँ पर ग्वानिन प्रेजेंट ज़्यादा होते हैं वहीं पर ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होकर डबल स्टैंडर्ड तरीके से या क्वाइलिंग भी दिखाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में जहाँ पर RNA बनता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल DNA। लेकिन यूकैरियोट के अंदर जहाँ पर rRNA बनता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं, जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। अब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट RNA कई टाइप्स के होते हैं, इसलिए 5S भी दिखेगा, 5.8 भी दिखेगा, 28S भी दिखेगा, 18S भी दिखेगा, 23S भी दिखेगा और 16S भी दिखेगा। तो ये सारी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट्स की यूनिट है जो जो किसकी हैं, rRNA की प्रेजेंट होती है। लास्ट में हम लोग देखते हैं tRNA मॉलिक्यूल्स। tRNA मॉलिक्यूल का काम कोड को रीड करना होता है या अमीनो एसिड को लाना होता है। अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कैसा होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। tRNA की जो स्ट्रक्चर है ये 2D में रॉबर्ट हॉली ने दिया था, जबकि 3D मॉडल जो है वो किम एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट rRNA को बनाता है, सेकंड बनाता है mRNA को। एब्सोल्युटली जो RNA पॉलीमरेज थर्ड किसको बनाने का काम करता है, tRNA को बनाने का काम करता है। टोटल RNA का कितना परसेंट, 10 से 20% होता है। मॉलिकुलर वेट 25,000 से लेकर 40,000 डेल्टन होता है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कितना होता है, 3.8S। कितने न्यूक्लियोटाइड एक tRNA के अंदर, 75 से लेकर 80 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। और लगभग एक ई कोलाई के अंदर कितने टाइप के tRNA पाए जाते हैं, 50 टाइप के tRNA पाए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, tRNA होता है।